अपने बिस्तर पर आराम से अपने हाथ और पैरों को फैलाकर सोया हुआ राज नींद में बड़बड़ाता हुआ खुद से कुछ कहता है। देख माँ, तेरे लिए क्या लाया तेरा बेटा। तेरे लिए अपनी पहली तनख्वाह लाया है माँ। शर्मा क्यों रही हो माँ, रख लो। ये तुम्हारे ही विश्वास का तो फल है। ये सब तेरा ही तो है माँ। माँ। राज अपने आप में ये बातें कह रहा होता है कि तभी एक उड़ता हुआ चप्पल उसके मुंह पर आकर बजता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। वो उठकर चारों ओर देखता है। दरवाजे पर खड़ी अपनी माँ का गुस्से से भरा चेहरा देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो अपनी माँ से पूछता है, तुम इतनी सुबह मुझे उठाने क्यों आई हो माँ? मंदिर जाना है क्या? अरे कुंभकर्ण, अब तो होश में आ जा। सुबह के 11 बज रहे हैं। दिन भर बस गेंडे की तरह खाता है और सोता है। अब तो बच्चा नहीं रह गया, 26 साल का घोड़ा हो गया है। जरा तो शर्म कर ले। कल को तेरी बीवी आएगी, बच्चे होंगे, उनका खर्चा कैसे चलाएगा? सोचा है कभी? जब वो बच्चा तुझसे खाना मांगेगा तो क्या कहेगा उससे? कैसे पेट भरेगा उसका? क्या मम्मी, तुम भी ना सुबह सुबह बीवी बच्चों की बातें लेकर बैठ गई। कहाँ से आएगी बीवी? कहाँ से होगा बच्चा? जो लड़का फूटी कौड़ी नहीं कमाता उसके पीछे कौन अपनी बेटी देगा? चलो जाओ, अब मुझे ना 2 घंटे और सोने दो। लौट कर इस बारे में बातचीत करते हैं। कैसा नालायक है तू। किसी ने सही कहा है, पत्थर पर सर मारो तो अपना ही सर फूटेगा। गुस्से में मनीषा दरवाजा जोर से बंद कर हॉल में जाकर अपनी फ्रेंड को फोन करती है। अरे क्या कहूँ यार नम्रता, जिंदगी खराब हो गई है। वैसे माफ करना, तुझे सवेरे सवेरे फोन कर दिया। तू अपने घर के कामों में लगी होगी ना। पर ये राज ना खून पी लेता है, क्या करूं? कहीं तो आदमी जी हल्का करेगा ना। कोई बात नहीं मनीषा, बोल क्या हुआ? बड़ी टेंशन में लग रही है। सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? अरे होने को क्या पड़ी है, वही रोना इसका नौकरी का। एक दिन का भी उठाना नहीं चाहता अपने हाथ से। अब स्वयं नारायण आकर थोड़ी ना तिजोरी में नोटों की गड्डी रखकर चले जाएंगे। ये उठकर कोई काम करना ही नहीं चाहता। मैं तो बोल बोल कर हार गई। बस इतनी सी बात, तो इतना परेशान हो रही है? अरे भाई, ये आजकल हर घर का किस्सा हो गया है। मेरा देवर भी ना बिल्कुल ऐसा ही निकम्मा नकारा था, पर जैसे ही उसकी शादी करवाई बिल्कुल लाइन पर आ गया। अरे पर इससे शादी करेगा कौन? और कल को मान लो कोई लड़की मिल भी गई तो कमाएगा कौन? कहाँ से घर चलेगा? तो मैंने कब कहा कि घर पर बैठने वाली लड़की लेकर आ? वर्किंग लड़की ला जो खुद जॉब करे, और उससे काम करता देखकर इससे भी शर्मा ही जाएगी और फिर दोनों काम करने लगेंगे। फिर क्या घर संभलना, खुद ही संभल जाएगा। अरे वाह, क्या बात कही है तूने नम्रता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इंतजार किसका? कर दे शादी, सुधर जाएगा। मनीषा को अपनी सहेली का आइडिया बड़ा अच्छा लगता है। वो इस बारे में अपने बेटे से बात करती है। काम तो तू करता नहीं, कम से कम तेरी जान पहचान की कोई लड़की तो होगी ना जिसकी नौकरी लग गई हो। कोई पसंद है तो बात आगे बढ़ा। क्या मम्मी, मुझे कौन पसंद होगी? कोई भी नहीं है। पढ़ाई नहीं की समझ में आता है, नौकरी नहीं की वो भी समझ लिया मैंने, पर एक ढंग की लड़की तक नहीं ढूंढ पाया तू। भगवान जाने क्यों हमने तुझे कॉलेज भेजा, क्यों ही पैसों में आग लगाई। एक अच्छी कमाने वाली लड़की आ जाती तो कम से कम तेरा खर्चा तो उठा लेती। इस उम्र में मेरी छाती पर मूंग तो नहीं डलता तू। मेरा क्या है, कितने दिन जीऊंगी मैं? फिर मारा मारा फिरेगा तब याद आएगी माँ की बात है। ये क्या कह दिया मम्मी तुमने आज? तुमने ना मेरे अंदर के इंसान को जगा दिया है मम्मी। अब तो मैं लड़की ढूंढ कर ही रहूंगा। और इस बात को पहली बार राज इतना सीरियसली ले लेता है कि मैट्रिमोनियल साइट पर अपना एक नकली प्रोफाइल बनाता है, जिस पर वो खुद को एक कंपनी का मैनेजर दिखाता है। और उसकी प्रोफाइल देखकर स्नेहा उसे कांटेक्ट करती है। इस लड़की ने मुझे मैसेज किया है, 50,000 कमाती है ये। अब तो इस लड़की को हाथ से जाने नहीं दूंगा। अगर इसे बहू बना दिया तो मम्मी की सारी शिकायत खत्म हो जाएगी। राज रोज स्नेहा से बातें करने लग जाता है और स्नेहा भी राज की बातों में दिलचस्पी लेने लगती है। 15 दिन की फोन पर चैटिंग के बाद एक दिन दोनों मिलने का प्लान करते हैं। एक बड़ी सी काले रंग की गाड़ी में स्नेहा रेस्टोरेंट के बाहर आकर उतरती है। क्या बड़ा हाथ मारा है तूने राज। ये लड़की तो हमारे घर की गरीबी ही खत्म कर देगी।
अब तो मुझे अपने बुढ़ापे की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे आपकी ये बात बड़ी अच्छी लगी। इतनी अच्छी हैसियत के होने के बाद भी इतने मिनिमल रेस्टोरेंट पे मिलने के लिए आपने चुना। ये सादगी मुझे बहुत भा गई। एक लंबी बातचीत के बाद मुझे जैसा लड़का चाहिए था अब बिल्कुल वैसी ही है। मुझे लगता है अब हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। और क्या था, 1 महीने बाद शादी की तारीख निकलती है। स्नेहा और राज की शादी हो जाती है। शादी के बाद लाल जोड़े में स्नेहा बहू बनकर राज के घर आ जाती है। देख लिया मनीषा, कैसे तू हर वक्त मेरे बेटे को कोसती रहती थी। आज देख 50,000 रुपए कमाने वाली बहू को लेकर आया है मेरा बेटा। वैसे बस शादी में कोई अड़चन ना हो इसलिए हमने ज्यादा जांच पड़ताल नहीं की। अब अच्छे से बताओ बहू, कहाँ काम करती हो तुम? मैं तो कोई काम नहीं करती पापा जी। काम तो राज करते, वरना 1 लाख महीने का कमाना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। मैंने तो जैसी ही उनकी प्रोफाइल देखी थी मैं फिदा हो गई थी। मैं ना हमेशा से ऐसा ही लड़का चाहती थी जो बहुत अच्छा कमाए और उसके पैसों पर मैं राज करूं। स्नेहा की बातें सुनते ही नम्रता सबसे पहले कोना पकड़ लेती है। आखिरकार बेटे की शादी करने का सुझाव भी तो उसी का था। मनीषा का सर चकराने लगता है। अगर तू कमाती ही नहीं है तो वो सब क्या था? तेरा गाड़ी से आना, वो सब दिखावा ही था मम्मी जी। अब अमीर लड़का पटाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। मेरा ये लहंगा भी ना भाड़े का है। राज जी जरा 10,000 दीजिए ना। 2 घंटे बाद दुकान वाले इसे लेने आएंगे। लहंगे का रेट ही है ये। अब आपके घर की बहू की कोई बेइज्जती करे आपको बर्दाश्त थोड़ी ना होगा। आफ्टर ऑल आप इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर जो हैं। मम्मी ये क्या हो गया? ये मेरी शेरवानी तो खुद भाड़े की है। मुझे तो लगा था स्नेहा तुम 50,000 कमाती हो। तुम्हें बीवी बनाने के लिए तो इतना खर्चा किया हमने। अब ये सब खर्चा कौन भरेगा? मैंने तुझे कहा था मैं पुराने बक्से से निकाल कर साड़ी पहन लूंगी, पर तुझे ही इतना दिखावा करना था। मतलब तुम भी मेरी तरह निकम्मे ही हो? हे भगवान, इतना ड्रामा करने का क्या ही फायदा हुआ। खैर टेंशन लेकर क्या होगा। मम्मी जी आप मेरे लिए ना स्वादिष्ट नाश्ता बना दीजिए, मैं कमरे में जा रही हूँ। ये तो बिल्कुल मेरी ही कॉपी आ गई मम्मी। अच्छा बना ही रही हो तो मेरे लिए भी कुछ बना देना। मैं भी एक नींद ले ही लेता हूँ। ये लड़का, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। शाम के वक्त दोनों मियाँ बीवी आराम से अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठते हैं और पैर फैलाकर टीवी देखने लगते हैं। एक दिन तेरा पति इस टीवी के अंदर आएगा, देखना स्नेहा। और पिक्चर की हीरोइन आपकी बीवी होगी राज, देख लेना। करना धरना कुछ नहीं दोनों निकम्मों को। बात दुनिया भर की करवा लो इनसे। टीवी बंद करो। खर्चा कैसे चलेगा इसकी फिक्र है नहीं, और टीवी का बिजली का बिल अलग बढ़ा रहे हो। मम्मी जी इतना टेंशन क्यों लेती है? राज ने समझाओ ना, एक ही लाइफ है। टेंशन ना ले वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। अब टेंशन मत लीजिए मम्मी जी। जैसे हम दोनों ने एक दूसरे को फंसाया था वैसे ही किसी नए आदमी को मुर्गा बनाकर पैसे कमा ही लेंगे। मनीषा के पास निकम्मा राज क्या कम था जो अब निकम्मी स्नेहा भी आ गई थी। और अगली सुबह 11 बजे तक दोनों आराम से घोड़े बेचकर सोते रहते हैं, मानो तिजोरी में उनके लिए पुश्तैनी धन रखा हो। बेफिक्रों की तरह बिस्तर पर पड़े हुए नए युगल जोड़े पर एक बाल्टी पानी मारकर मनीषा उन्हें जगाती हुए कहती है, उठो उठो, सपने से बाहर आ जाइए महाराजा महारानी जी। मैंने खर्च निकालने का उपाय ढूंढ लिया है। देख लिया स्नेहा, मुझे पता था मम्मी कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेगी। वैसे क्या उपाय निकाला है मम्मी तुमने? और तुम्हारे हाथ में ये इतने बड़े बड़े बैग क्यों हैं? हमें हनीमून पर भेज रही हो ना तुम। पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए मम्मी? छिपा कर रखे थे क्या? मैंने इस घर को किराए पर लगा दिया है। अपना अपना सामान पैक करो, हम कहीं और जाकर रहेंगे। और अपना अपना सामान बांधकर स्नेहा, राज, प्रेम और मनीषा घर से निकलने को तैयार हो जाते हैं। तभी राज कहता है, बेघर क्यों कर रही हो? कमा लूंगा ना मम्मी। खुशी बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की थी। खुशी की माँ और उसके भैया भाभी उसके लिए एक ऐसा घर देख रहे थे
जहां उसकी बेटी खुश रहे। बड़ी ही मुश्किलों से आखिरकार खुशी के लिए राहुल नाम के एक लड़के का अच्छे घर का रिश्ता आता है। रेशमा, लड़का तो बहुत सुंदर है, पर घर बार कैसा है? अरे घर परिवार की क्यों फिक्र करती हो? लड़का घर का इकलौता बेटा है। तुम्हारी बेटी राज करेगी राज। अरे भगवान की कृपा से लड़के वालों के पास धन दौलत की भी कमी नहीं है। मैं तो कहती हूँ तुम कल परसों में ही जाकर लड़के का घर परिवार देख कर आओ, और पसंद आ जाए तो चट मंगनी पट ब्याह करवा देना। खुशी की माँ अपनी बहन रेशमा पर बहुत विश्वास करती थी। उसके कहने पर वो अगले ही दिन अपने बेटे बहू के साथ लड़की का घर देखने जाती है। लड़का सच में काफ़ी अमीर था। उसका बड़ा और सुंदर सा घर देखकर खुशी की माँ इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और बिना कोई देरी करे चट मंगनी पट ब्याह करवा देती है। माँ, जब से खुशी इस घर से गई है तब से अपना घर कितना सूना सूना हो गया है। भगवान करे बस मेरी बहन जहाँ भी रहे खुश रहे। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा? हमने अपनी खुशी की शादी बहुत अच्छे घर में की है। लड़की का घर देखा है ना तूने? महलों जैसा घर है। हमारी बेटी तो उस घर में राज करेगी, राज। माँ जी, आपने तो बस लड़की का घर देखा और शादी करवा दी। आपको नहीं लगता कि आपको लड़के को देखना चाहिए? उसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। अब तो शादी हो गई, अब कर भी क्या सकते हैं। बस ननद जी अपने ससुराल में खुश रहे। शादी के बाद खुशी की माँ ये सोचकर खुश थी कि उसकी बेटी ससुराल में खुश होगी, पर शादी को 1 महीना भी नहीं बीतता कि खुशी को राहुल का राज पता चल जाता है। जब वो राहुल के लिए नाश्ता लेकर कमरे में जाती है तो वहाँ पर रूपा नाम की लड़की, जो कि खुशी के घर में गेस्ट बनकर रह रही थी, वो राहुल के बेहद करीब होती है। ये सब क्या चल रहा है? अरूपा, तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम बस इस घर की मेहमान हो, मेहमान बन के रहो। मेरे पति पर डोरे डालने की ज़रूरत नहीं है। भला मैं क्यों दूसरे की पति पर डोरे डालूंगी, जब मेरा खुद का पति इतना सुंदर और हैंडसम है। क्यों राहुल, सही कहा ना? इस बेवकूफ़ को अब बता दो कि मैं ही तुम्हारी बीवी हूँ और तुम पहले से ही शादीशुदा हो। मैं और सच्चाई छुपा कर नहीं रख सकती। राहुल, रूपा ये सब क्या कह रही है? ये सब कुछ क्या चल रहा है घर में? माँ जी, माँ जी इधर आइए, देखिए ये लड़की कैसी बहकी बातें कर रही है। खुशी चुप रहो, शांत हो जाओ। मेरे घर में मेरे और रूपा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैंने तुमसे ये शादी सिर्फ अपने घर वालों की जिद पर की है, क्योंकि मेरे घर वाले लव मैरिज के खिलाफ है और मैंने तुमसे शादी करने से पहले ही रूपा से शादी कर ली थी। मैं रूपा के बिना नहीं रह सकता। अगर आप रूपा के बिना नहीं रह सकती तो आपने ये कैसे सोचा कि मैं आपके बिना रह सकती हूँ? खुशी, हाँ, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। सही मायने में हमारी शादी कानूनी है, ना कि आप दोनों की छुपकर की हुई शादी। आप दोनों की शादी का कोई प्रूफ भी नहीं है और ना ही कोई गवाह। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती और मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। अगर किसी को इस सच के बारे में पता चलता है तो चल जाए। खुशी भी चुप नहीं बैठती और घर वालों को जमा करके राहुल और रूपा के रिश्ते के बारे में बता देती है। पाजी, ये सब कुछ क्या है? आपका बेटा आपके ही नाक के नीचे गुल खिला रहा है और आपको भनक तक नहीं? या फिर आप मासूम होने का ढोंग कर रही थी? जब आपका बेटा पहले से ही शादीशुदा था तो आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? अब आप ही बताइए, इस घर की बहू कौन है, मैं हूँ या ये लड़की? बहू, तो ये सब क्या बोल रही है? ये लड़की तो राहुल की दोस्त है, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ रहने आई है। ये राहुल की दोस्त नहीं है, उनकी बीवी है। आपका बेटा पहले से ही शादीशुदा है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? इतना बोलकर खुशी रोने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वहीं दूसरी ओर रूपा भी राहुल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। धीरे धीरे बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि खुशी के मायके वालों को भी पता चल जाता है कि खुशी की शादी एक शादीशुदा लड़के से हुई है। अब क्या? खुशी की माँ वकील लेकर खुशी के ससुराल पहुँच जाती है। आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ ये सही नहीं किया। अब मेरी बेटी एक पल यहाँ नहीं रहेगी। मैं लेकर जा रही हूँ अपनी बेटी को अपने साथ। अब हम मिलेंगे कोर्ट में। मैं आप लोगों के ऊपर धोखाधड़ी का केस करूँगी और अपनी बेटी का तो डिवोर्स करा कर रहूँगी। अरे बहन जी, आप ऐसा क्यों बोलती हो? आखिर इसमें मुझ अभागन की क्या गलती? इस नालायक ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि ये शादीशुदा है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपकी बेटी की ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं करती। मैंने तो हमेशा से खुशी को ही अपनी बहू माना है।
अरे बोलना कल मुँह है, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों शादीशुदा होने के बाद भी दूसरी शादी की? अरे क्यों बेचारी की जिंदगी तूने बर्बाद की? अगर तुझे इस कलमुही के साथ ही रहना था तो दूसरी शादी की ही क्यों? माँ, मैंने तुम्हें बताया था, पर तुमने रूपा को देखा भी नहीं और मेरे प्यार को ठुकरा दिया। मैं क्या करता? मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। इसलिए मैंने अपनी शादी से पहले रूपा से छुपकर मंदिर में शादी कर ली। मैंने सोचा था कि शादी से पहले मैं सब सच बता दूंगा, पर हिम्मत ही नहीं हो पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो, आप सब लोग हमें माफ कर दीजिए, पर हम दोनों अलग नहीं रह सकते। नहीं रह सकती तो जेल में साथ रहना। चल बेटी। इतना बोलकर खुशी की माँ गुस्से में खुशी को अपने साथ ले जाती है। जहाँ खुशी का रो रो कर बुरा हाल था, तो वहीं खुशी की भाभी काजल अपनी सास से कहती है, माँ जी, लड़के वालों को क्या दोष दे रही हैं? असली गुनहगार तो आप खुद अपनी बेटी की है। आपने सिर्फ घर देखा, ना ही परिवार ना ही लड़का। आंख बंद करके आपने मौसी जी पर विश्वास कर लिया और बेचारी खुशी की शादी करवा दी एक शादीशुदा आदमी से। पर देखिए, अब भी हमारे पास समय है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से अच्छा है कि आप ये रिश्ता तोड़ दें और खुशी की शादी कहीं और करवा दें। राहुल जिसके साथ रहना चाहता है उसे उसके साथ रहने दीजिए और अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोचिए। बहू तो सही कह रही है, सारी गलती तो मेरी ही है, पर ऐसे आसानी से तो उनको नहीं छोड़ सकती। देख रही है ना तू खुशी का हाल। बस करो आप सब, इस बारे में मुझे और बात ही नहीं करनी। राहुल जी मुझे पसंद नहीं करते, वो उस रूपा के साथ रहना चाहते हैं तो रहने दो उन्हें उसी के साथ। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। पर खुशी बेटा, हम उस आदमी को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना। आज उसने तेरी जिंदगी खराब करी है, कल को क्या पता वो किसी और की जिंदगी खराब करे। उसे सजा दिलवाना बहुत ज़रूरी है। क्या सजा दिलवाना चाहती हो माँ आप? आखिर उसकी गलती ही क्या है? यही कि उसने उस लड़की से शादी की जिससे वो प्यार करता था। वो मुझसे प्यार नहीं करता, भले ही हमारी शादी को कानून मानता है, पर जिस इंसान के साथ मैं रहना चाहती हूँ वो तो मुझे अपनी बीवी नहीं मानता ना। आप लोग मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? माँ छोड़ दो ना, क्यों बात को बढ़ा रही हो? अगर खुशी नहीं चाहती कि बात आगे बढ़े तो चुप हो जाओ। ऐसे ही आप एक गलती कर चुकी हो। खुशी, तू भी शांत हो जा। माँ और हम सब वही करेंगे जो तू चाहती है। हम कोई केस नहीं करेंगे, बस चुपचाप तेरा और राहुल का डिवोर्स करवा देंगे ताकि तू अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सके। खुशी जो राहुल से इतना प्यार करती थी, वो राहुल को छोड़ने का फैसला ले लेती है और बहुत जल्द खुशी का डिवोर्स राहुल से हो जाता है। पर डिवोर्स होने के बाद भी खुशी राहुल को भूल नहीं पाती और उसकी यादों के सहारे के साथ जीती है जो कुछ पल उसने उसके साथ बिताए थे। पवन अपनी पत्नी सुनीता के साथ चंपारण में रहता था। वे बहुत ही गरीब दाम्पत्य थे। एक दिन सुनीता पवन से कहती है, ए जी, हमारे बच्चे होंगे तो वे लोग कैसे रहेंगे? हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। इतनी गरीबी से मेरा मन घुट सा गया है। संसार चलाना अब मेरे लिए बहुत भारी हो गया है। आप ही कुछ कीजिए, अब नहीं जी सकती हूँ मैं ऐसे। क्या करूँ मैं? तुम ही बताओ। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें नुकसान के सिवा और कुछ नहीं हाथ लगता। कभी कभी सोचता हूँ कि इस गरीबी से जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर रुक जाता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। कल ही मैं शहर जाता हूँ नौकरी की तलाश में। अगले दिन पवन नौकरी की तलाश में शहर निकल जाता है और एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था और उसे नौकरी मिल जाती है। मिस्टर पवन, यू गॉट द जॉब। थैंक यू सो मच सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत थी। तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो, बट डोंट बी लेट, बी ऑन टाइम। पवन खुशी से झूम उठता है और ये खबर सुनीता को देता है। सुनीता बहुत खुश हो जाती है और पवन से कहती है, अब हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। हाँ सुनीता, लेकिन मुझे अब शहर में ही रहना होगा। मैं हर महीने तुमसे आकर मिला करूंगा। सुनीता पवन की बात मान लेती है और उसे अगले दिन शहर के लिए रवाना कर देती है। ऑफिस में पवन बहुत मन लगाकर काम करता है और एक दिन उसके काम से खुश होकर उस कंपनी की मालकिन सौम्या उसे अपने केबिन में बुलाती है। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम योर परफॉर्मेंस पवन, कीप गोइंग। थैंक यू मैडम।
सौम्या से मिलके पवन बहुत खुश हो जाता है और सौम्या की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। दिन रात उसके दिल में सौम्या का रुतबा घूमने लगता है और उसके मन में खोट आ जाता है। अपने मनी मन वो सोचता है, क्यों ना मैडम को ही पटा लिया जाए तो मेरी और सुनीता की जिंदगी भर की टेंशन खत्म हो जाएगी और वो भी रानी की तरह रहेगी। इस नौकरी में तो मुझे इतना काम करना पड़ता है। सौम्या से शादी करके बस सौम्या ही नहीं, उसकी सारी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी और मैं राज करूंगा। पवन सौम्या के आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है ताकि वो उसकी नजर में आ जाए। इधर सौम्या भी पवन से इम्प्रेस होने लगती है और मनी मन पवन को पसंद करने लगती है। मैडम, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आपकी नशीली आंखें, गुलाबी गाल और रसीले होंठ मेरे मन का चैन चुरा लेते हैं। आपकी खूबसूरती से मेरी नजर नहीं हटती। मन करता है कि बस आपको ही देखता रहूं। आई एम इन लव विथ यू मैडम। लेकिन मुझ जैसे गरीब इंसान से आप शादी नहीं करेंगी, ये मैं जानता हूँ। लेकिन इस दिल का मैं क्या करूँ? पवन, आई लव यू टू। मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। क्या हम लोग शादी के बंधन में बंध सकते हैं? मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, तो फिर तुम खुद को कैसे गरीब कहते हो? पवन का दाव काम कर जाता है और सौम्या उसकी मुट्ठी में आ जाती है। अगले दिन वे लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसी रात कंपनी के लोगों को एक रिसेप्शन पार्टी भी थ्रो करते हैं। वाह पवन, तुम्हारी तो निकल पड़ी। कल तक जिस कंपनी में तुम एम्प्लॉय थे, आज उस कंपनी के बॉस बन गए हो। तुम्हारी किस्मत तो रातों रात चमक गई है। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। मैडम से शादी करके कैसा लग रहा है, हमें भी बताओ। कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। मैं मैडम से प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। ये क्या, तुमने तो बात ही बदल दी। अब हम तुम्हें अपना दोस्त समझे या बॉस? यार थोड़ा हमारा भी ख्याल रखना। बिल्कुल करूंगा यार, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? सौम्या पवन के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। यहाँ पवन सौम्या की पूरी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेने की तैयारी करने लगता है। लंबे वक्त से पवन सुनीता से भी मिलने नहीं जा पाता है और वहाँ सुनीता को भी पवन की चिंता होने लगती है और शक होने लगता है कि उसका पवन कहीं उसे भूल तो नहीं गया है। पवन सोचता है कि अब उसे सुनीता से मिलने जाना चाहिए और उसे सब कुछ बता देना चाहिए। वो सुनीता से मिलने गांव जाता है। तुम्हें मेरी याद ही नहीं आती, तभी ना तुम इतने दिनों बाद आए हो। तुम्हारे बिना एक एक पल महीनों की तरह काटे हैं मैंने। इस बार मुझे भी अपने साथ ले चलना। मुझे भी तुम्हारी याद आती थी सुनीता, लेकिन क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी में हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। मेरे हाथ एक लॉटरी का टिकट लगा है जो जल्दी हमारी किस्मत पलट देगा। सुनीता को पवन सोने का हार पहनाता है और कुछ जमीनों के पेपर भी उसे देता है। अपनी सुनीता को नहीं बताओगे? अचानक ऐसा कौन सा हुक्म का इक्का तुम्हारे हाथ लग गया है? पवन सौम्या के बारे में सुनीता को सब कुछ बता देता है और ये भी बता देता है कि उसने सौम्या से शादी कर ली है। वाह, क्या बात है। आखिर कुछ तो असर हुआ मेरा तुम पर। तुमने तो बहुत लंबा हाथ मारा है। मैं तो छोटी मोटी चोरियां ही किया करती थी, तुमने तो बैंक ही लूट लिया। लेकिन याद रखना, ये अंग्रेजी मैडम कोई तुम्हारी पत्नी नहीं है। पत्नी तो मैं ही रहूंगी तुम्हारी। हाँ सुनीता, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। सौम्या के साथ तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है। वो नाम की है पत्नी मेरी। तुम में तो जान बसती है मेरी। ठीक है, अब मुझे जाना होगा। मौका मिलते ही फिर आऊंगा। पवन सौम्या के पास वापस चला जाता है। सौम्या पवन के साथ रोमांस करना चाहती है, लेकिन पवन बात को बदल देता है। आजकल तुम बदल से गए हो पवन। पहले तुम मुझे कितना वक्त दिया करते थे और आज मेरे लिए तुम्हारे पास 2 मिनट भी नहीं होते। अब क्या मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? ऐसी कोई बात नहीं है सौम्या, तुम गलत समझ रही हो। बस काम में थोड़ा बिजी हो गया हूँ। पहले से ज्यादा काम भी तो करना पड़ता है। ये सब मैं तुम्हारे लिए तो करता हूँ ताकि तुम फ्री रह सको। इधर सुनीता पवन के ऑफिस के बगल में रहने के लिए आ जाती है। अब रोज पवन सुनीता से मिलने लगता है। लंच और डिनर भी साथ में ही वो लोग करने लगते हैं। सौम्या धीरे धीरे अकेली होती जा रही थी। उसकी जिंदगी में अब आंसू ही रह जाते हैं और एक दिन सौम्या पवन को रंगे हाथों पकड़ लेती है। ये सब क्या है? मेरे पीठ पीछे तुम इतना बड़ा गुल खिला रहे थे और मुझे कानों कान खबर तक नहीं हुई। ये कौन है पवन? और मुझे तुमने इतने दिन अंधेरे में क्यों रखा? अब समझ में आया कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त क्यों नहीं रहता था।
जस्ट चिल सौम्या, ऐसी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है जिसका तुम इतना तमाशा बना रही हो। शहर में तो ये सब आम बात है। तुम तो मॉडर्न लड़की हो ना। सुनीता मेरी पहली पत्नी है और तुमसे मैंने पैसों के लिए शादी की थी। कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं तुमसे। यू इडियट, खुद को क्या समझते हो तुम? गरीब भिखमंगे। आज ये पोजीशन और रुतबा जो तुम्हें मिल रहा है ना, वो सब मेरी बदौलत है। धीरे धीरे मेरी कंपनी को तुम खोखला कर रहे थे और अब मैं तुम्हें निकाल कर फेंक दूंगी अपनी जिंदगी से। अभी तक तुमने मेरा प्यार देखा था, अब मेरी नफरत देखोगे। अब कुछ नहीं कर सकती हो सौम्या, आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अब मैंने पहले ही सब कुछ अपने नाम कर लिया है। तुम्हारी ये कंपनी, तुम्हारा ये घर, सब कुछ अब मेरा है। पवन सौम्या को अपनी जिंदगी से निकाल देता है और सुनीता के साथ अपनी जिंदगी मजे में बिताने लगता है। इधर बेचारी सौम्या की जिंदगी तबाह हो जाती है।